नमस्कार। मेरा नाम मास मोहम्मद कैफ़ है। आप लोग द इंकलाब हिंदी देख रहे हैं और इंकलाब हिंदी पर अक्सर आप जो हैं वो उत्तर प्रदेश पर, चूँकि वहाँ देश का सबसे बड़ा राज्य है और अब वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती है। वहाँ 80 लोकसभा सांसद वहाँ से चुने जाते हैं। 2027 के बाद 2029 का चुनाव है लोकसभा का, तो इसलिए उत्तर प्रदेश पर आप फोकस्ड करते हैं, हम भी फोकस्ड करते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो देश की राजनीति के लिए सबसे अहम है इस समय, तो हम बातचीत करते रहते हैं। खासकर हम उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन राजनीतिक पार्टी, कौन नेता, कौन राजनेता, उसका क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है, हो रहा है और किस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। कौन कौन पार्टी इस समय किसके साथ जाने पर विचार कर रही है और कौन कौन राजनीतिक नेता इस समय कहाँ कहाँ गॉड समीकरण इक्वेशंस बना रहे हैं। तो अभी जो हमने पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पर थोड़ा कम बात की है और उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में हमने इसलिए कम बात की है पिछले कुछ दिनों से क्योंकि आपने देखा होगा कि देश की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है जो अभूतपूर्व है, इससे पहले नहीं हुआ था। उस पर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, तो उस पर फिर से बातचीत करना उचित नहीं समय को देखते हुए। लेकिन हम आपको बता दें, सिंपली वो कहानी है सीजेपी प्रोटेस्ट की, जिसके बाद भारत की राजनीति को पूरी तरह बदला हुआ कहा जा सकता है। अलग तरह का कॉन्फिडेंस अपोजिशन में है। वो दिल्ली के गलियारों से लेकर के लखनऊ की गलियों तक दिखाई देता है, वो कालिदास मार्ग से लेकर के रायसीना हिल्स तक दिखाई देता है। और उसी बदलाव पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत का मुख्य केंद्र है कि आखिर दिल्ली की गलियों में जंतर मंतर से शुरू हुए प्रोटेस्ट में जैन जी के भयंकर रूप देखने के बाद, जैन जी का एक ऐसा रूप देखने के बाद जिसके बारे में कल्पना नहीं की थी, जिनको बहुत नेगेटिव आज तक समझा जाता था और कहते थे कि वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंड है और बड़ों की बात नहीं मानता है। जैन जी के उस अद्भुत शौर्य को देखने के बाद, उनकी कलात्मकता को देखने के बाद, उनकी रचना को देखने के बाद, उनके एडिसन और न्यूटन का वर्तमान स्वरूप देखने के बाद देश की राजनीति के साथ साथ उसने दूसरे प्रदेशों की राजनीति को कैसे बदला है। तो जैन जी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ है, उसके बाद उस प्रोटेस्ट का राजनीति पर क्या फर्क पड़ रहा है, इक्वेशंस पर क्या फर्क पड़ रहा है, समीकरणों पर क्या फर्क पड़ रहा है और विभिन्न राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां किस प्रकार से इस मोमेंट ने वहां की राजनीति को प्रभावित किया है। इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हुए हम उत्तर प्रदेश पर विशेष बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं ठीक तभी उत्तर प्रदेश में जैन जी का एक कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम को मुख्य तौर पर संबोधित किया है राहुल गांधी ने। वो प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज करके कार्यक्रम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, जिनका एक बेहद कामयाब, बेहद चर्चा में लाने वाला कार्यक्रम उनका कोटा वाला था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि देश का शिक्षा का बजट वो 1.4 लाख करोड़ है, जबकि नीट की तैयारियों में सारा खर्च, जिसमें हॉस्टल है, फीस है, ट्यूशन फीस है, खाना है, वो सब जोड़ करके 1.32 लाख करोड़ बनता है। जो पूरे देश की शिक्षा का जितना बजट है, सिर्फ उतना पैसा जो है वो नीट की तैयारियों में खर्च होता है। और उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि क्यों कर नीट की 3000 बच्चे जो तैयारी करने जाते हैं उनमें से कितने बच्चे डॉक्टर बन पाते हैं, उस संख्या पर उन्होंने बात की। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और कैसे उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। मात्र एक दरवाजा उन्हें खुला हुआ दिखता है, वो सरकारी दरवाजा, वो कैसे बंद होता है, पेपर लीक से वो कैसे बर्बाद हो जाता है। 44 लाख, इवन उन्होंने ये तक बताया था कि पेपर लीक की कीमत कहाँ कहाँ कितनी कितनी लगती है। दूसरा कार्यक्रम उनका देहरादून में था, वहां फिर उन्होंने नब्ज पर हाथ रखा। और इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन राहुल गांधी छात्रों की गूंज वाला कार्यक्रम देहरादून में कर रहे थे, ठीक उसी दिन एक बहुत बड़े सिंगर को बुला करके और पास में, बिल्कुल पास में दूसरी जगह, पहले तो उनके कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई, फिर दूसरी जगह उनका कार्यक्रम जो है वो एक सिंगर का बुला कर किया गया और फ्री एंट्री उसकी कर दी गई, जो जैन जी में सबसे लोकप्रिय सिंगर था। एक तो वहाँ की बात हुई। और प्रयागराज में आप देख लीजिए कि बता रहे हैं कि जहाँ उनका कार्यक्रम होना था, पहले तो उसकी अनुमति नहीं दी गई, उसके बाद जब बहुत संघर्ष के बाद अनुमति मिली, तो ये भी बता रहे हैं कि जिस जगह उनका कार्यक्रम होना था वहाँ पानी बहुत भर गया। अब बारिश हुई थी लेकिन पानी, आरोप तो कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन पानी इतना भर गया कि वहाँ कीचड़ इतनी थी कि जो भी जैसे भी वहाँ खड़ा था उसका टखने तक, उसका पैर, चप्पल या जूता या स्लीपर जो भी उसने पहना था, वो नीचे कीचड़ में, गारा जिसको हम कहते हैं, उसमें धंस जा रहा था। एनीवेज, तो जैन जी का ये हाल का इतना नहीं है कि जैन जी का इम्पैक्टबिलिटी जो है वो सिर्फ राहुल गांधी इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि वो जैन जी आंदोलन, एक्चुअली उनका जो जैन जी वाला कोटा वाला जो कार्यक्रम था छात्रों की गूंज, वो दिल्ली के आंदोलन से भी पहले हुआ था। और कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को लगातार उठा भी रही है।
इन दिनों उनके एक नेता जो हैं वो उनको नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। वो तो एआईसी के नेता हैं। वो तो बाकायदा यहाँ सबसे पहले एक पैसे भर करके एक बोरी में, वो काफ़ी रेयर केस था, एक बोरी में पैसा भर करके वो एक नेता के घर भी पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी के, कि अगर तुमको पैसा चाहिए, उन्हीं का जिनका इस्तीफा हुआ, कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो हमसे ले लो, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल मत खराब करो। मतलब वो एक सांकेतिक विरोध था। तो अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो स्पेशली उसका जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है, और वो बस इतना उसका केंद्र है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जेएनजी मूवमेंट का क्या इम्पैक्टबिलिटी असर होने वाला है। तो पहला तो ये है जो हमने देखा है कि जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में एकता दिखाई दे रही है। एकता, अपोजिशन चार्ज्ड है, पूरा चार्ज्ड है, और अब उनमें किसी तरह से कोई कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता। वो जो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार, चूंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब हमारे परिवारों में या किसी भी परिवारों में या किसी भी समूह में या किसी भी टीम में जब हार दिखाई देती है तो उनमें आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, और एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखाने का खेल होता है, निराशा होती है, और कई बार जो है वो झगड़ा भी होता है। जैसे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, हम जब क्रिकेट मैच खेलने जाते थे तो जब जीत कर आते थे तो उस समय तो हम एक दूसरे की प्रशंसा, एक दूसरे की तारीफ क्या करते थे, मगर जब हम मैच हार जाते थे तो हम एक दूसरे के कमियों पर चर्चा करते थे और एक दूसरे को दोषारोपित करने की कोशिश करते थे कि तुमने कैच छोड़ दिया, तुमने गेंद नहीं पकड़ी, तुम सिस्टम से बाहर ज़्यादा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, तुम बाहर की गेंद को भी टच कर रहे थे, और तुम विकेट कीपिंग ठीक नहीं हुई, तुमने कप्तानी ठीक नहीं की, तुमने शॉट में विकेट नहीं रखा, हमने जो है वो 4 फील्डर वो सही पोजीशन पे नहीं रखे, हमने घेरे के अंदर ज़्यादा फील्डर लगा दिए, बाहर गिरते रहे, यानी किसी भी तरह की इधर उधर की बातचीत। तो अब क्या पहली स्थिति है? पहली स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन वो स्ट्रॉन्ग वे में है, उसकी मुट्ठी तन गई है, मुट्ठी तन गई है। जैसे मैं आपको उदाहरणार्थ कुछ बताता हूँ, अगर आपको कुछ याद है, इतनी जल्दी तो आप भूलते भी नहीं है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने देखा होगा कि इसी प्रोटेस्ट से पहले उत्तर प्रदेश के कई कांग्रेस पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता आपस में भिड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनमें से एक सांसद भी शामिल थे, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर टिप्पणियां करते थे सीटों के बंटवारे को लेकर के, और समाजवादी पार्टी के नेता उनको रिटायलेट करते थे। और इवन बात इतनी बढ़ गई थी कि टीवी चैनल पर घंटों ये चलता था। कुछ कहते थे कि अखिलेश यादव, बड़े अजीब तरह के आरोप लगाए जाते थे। कांग्रेस के एक सांसद ने, जो मुस्लिम भी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर तो सीधे आरोपित करते हुए कह दिया था कि वो मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं अखिलेश यादव। और इस तरह की जब चर्चा आनी शुरू हुई तो टीवी पे चलने लगी और ऐसी बातचीत आने लगी, इस तरह का माहौल बन गया कि ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस जो है वो शायद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद पहला परिवर्तन तो ये है कि आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी का कोई नेता कोई टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी का कोई नेता कोई टिप्पणी समाजवादी पार्टी के किसी नेता पर नहीं कर रहा है। और ये लगभग मैसेज जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। पोजीशन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो मुख्य पोजीशन है, मुख्य पोजीशन मीन्स सेंटर में कांग्रेस और स्टेट में समाजवादी पार्टी। और ये थोड़ा हमने 2024 के चुनाव में भी देखा था, हमने समझने की कोशिश की थी कि वहाँ जो चुनाव था वो राहुल गांधी का के फेस पर लड़ा जा रहा था। वहाँ जो चुनाव था वो सेंटर का चुनाव था, उसमें कांग्रेस जो है वो आगे आगे थी और बाद में पीछे पीछे इंडिया गठबंधन में सहयोगी दल थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी आगे आगे है और उनके सहयोग में कांग्रेस है। मैं जब ये बातचीत करता हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे क्या होता है, इसकी इम्पैक्टेबिलिटी क्या होती है, और इसका हाल फिलहाल में अगर हम घटनाओं की बातचीत करें और पूरा जोड़ कर चलें कि कांग्रेस का साथ आना किस लिए जरूरी है किस लिए नहीं है, क्योंकि अलग अलग नज़रिया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और बहुत बुरा उनका परफॉर्मेंस रही थी। कितनी बुरी, इतनी बुरी कि वो जिन सीटों पर उनकी पार्टी का विधायक था, जो विधायक विधानसभा प्रत्याशी जिसको जो उन्होंने बनाया था और जो दूसरी राजनीतिक पार्टी से कभी विधायक रहा था, वो 5000 से भी कम वोट पाया था। आप समझिए, सरदला विधानसभा, मीरापुर विधानसभा, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी लड़ाई वहाँ 2-2 हजार 1-1 हजार वोट मिली। उनके 100 से ज़्यादा प्रत्याशी वो 5000 वोट नहीं पा पाए थे। ऐसा ही स्थिति उनकी तब भी आई थी जब 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने अकेले लड़ा था। तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो अब समाजवादी पार्टी में है, वो बहुजन समाज पार्टी में सेकंड नंबर की पोजीशन पर थे। वो बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ते 20,000 वोट पा पाए थे। तब इमरान प्रतापगढ़ी 50,000 वोट बमुश्किल पा पाए थे मुरादाबाद लोकसभा से, जहां लगभग 50% मुसलमान है। तब भी यानी कांग्रेस ने जब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव अकेले लड़ा उनको बहुत तकलीफ हुई। ये अलग बात है कि जब हम कैंपेन की बात करते हैं तो 2022 का कैंपेन बहुत शानदार था कांग्रेस का। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत शानदार मैसेज था उसका। और उसमें खासकर
लगभग 40% का 40% महिलाओं को भी विधानसभा का टिकट दिया गया था प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो बड़ा प्रयास भी किया था प्रियंका गांधी ने। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जिनकी मौत हो गई थी किसी के, तो प्रियंका गांधी ने उनके घर घर जाकर भी मुलाकात की थी। और कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अधिक मदद भी की थी, बहुत ज़्यादा काम भी किया था, इवन किसान पंचायतें भी की थी और बहुत मेहनत की थी प्रियंका गांधी ने, बहुत मेहनत, बहुत काम भी किया था। और एक प्रकार से जैसे हम राजनीति में कहते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को उबाल के रख दिया था, लेकिन उसका उन्हें परिणाम नहीं आया था। कारण ये था कि अपोजिशन का जो वोट बैंक था उसको ये फील चला गया था, क्योंकि उसका कार्यकर्ता जमीन पर समाजवादी पार्टी का था, तो अपोजिशन को ये फील चला गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो मात्र समाजवादी पार्टी हरा सकती है। इस कारण से कांग्रेस विपक्ष का सारा वोट वो कंसोलिडेट होकर के समाजवादी पार्टी को पड़ गया था। जैसे अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 90% से ज़्यादा मुसलमान, 85% से ज़्यादा यादव, वो 2022 का था। 2024 में सिनेरियो बदला था, वो अलग स्टोरी है। यहाँ हम 2024 की बात नहीं कर रहे, हम मात्र इतना कह रहे हैं कि जब कांग्रेस और कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ी तो उसकी बुरी गत हो गई। 2019 में बुरी गत हो गई, 2022 में बुरी गत हो गई और 2024 में दोनों मिलकर के चुनाव लड़े तो नतीजा ऐसा था कि 43 लोकसभा सीटें दोनों को मिली और बहुमत का जो आंकड़ा होता है केंद्र की सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। जो उत्तर प्रदेश से मिलता रहा वहाँ उनकी सीटें घट गई, 43 सीटें वहाँ अपोजिशन की यानी इंडिया गठबंधन की आ गई। आगे बढ़ते हैं। सिंपल उस स्थिति से दूर है इस समय। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद, जेएनजी मूवमेंट के बाद, सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद उत्तर प्रदेश में अपोजिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इफ एंड बट नहीं है। सिंपल स्टोरी है कि उनको जो है वो पता चल गया है कि अब हमारा अलग लड़ना या सीटों के बंटवारे पर किसी प्रकार से बातचीत करना या कोई विवाद पैदा करना या बाहर की बात अंदर की बात बाहर जाना या हमारे नेताओं का बेवजह बोलना, वो हमारे वोटर्स को नाराज कर सकता है। हमारी बनी हुई बात है, बनी हुई बात, आप इस शब्द को ध्यान दीजिए, हमारी बनी हुई बात है। तो चूंकि हमारी बनी हुई बात है तो हमें बिगाड़ने की आवश्यकता है। सीटों पर 2-4 सीटों पर कन्फ्यूज़न कहीं अगर बनता है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है या एक ही सीट को मान लेते हैं तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, बाहर जाकर उस पर बात करना कोई चिंता है नहीं। तो पहला काम जो सीजेपी मूवमेंट ने किया है वो ये किया है कि अपोजिशन को यूनाइट किया है। उत्तर प्रदेश में ये बात दिखाई दे रही है। कल का कार्यक्रम आप जो राहुल गांधी वाला कार्यक्रम था, छात्रों की गूंज प्रयागराज वाला, हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि उस कार्यक्रम में 70% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। ये ताकत देने का काम राहुल गांधी को। अब इसको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ना कहा जाए, इसको ये ना कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, इसको ये ना कहा जाए कि वे छात्र नहीं हैं, इसको ये ना कहा जाए कि वे राहुल गांधी कांग्रेस के लोग नहीं हैं। इसको सिंपली कह सकते हैं कि वे लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, वे छात्र हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, या वे यंगस्टर्स हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, या ये वो जेएनजी हैं जो इस कार्यक्रम में पहुंचे, जो सरकार, वर्तमान मौजूदा सरकार जो सेंटर और स्टेट की है उससे सवाल पूछ रहे हैं। सिंपल। यानी पहला जो सबसे बड़ा काम इस मूवमेंट ने किया है वो ये किया है कि अपोजिशन को यूनाइट किया है। दूसरी बात, जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है अपोजिशन को यूनाइट किया है और बूस्ट किया है। जैसे जेएनजी प्रोटेस्ट में, जिन लोगों ने जेएनजी प्रोटेस्ट देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने देखा है उनकी बात अलग है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता रहा हूँ कि जेएनजी प्रोटेस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जेएनजी प्रोटेस्ट जो है उसने भारत की राजनीति के पिछले 15 सालों के एक स्टीरियो को तोड़ दिया है। वो क्या था? वो था जात की बात, वो था पात की बात, वो है धर्म की बात। जेएनजी प्रोटेस्ट में धर्म की कोई बात नहीं हुई, जाति की कोई बात नहीं हुई, जात पात की कोई बात नहीं हुई, अमीर गरीब की कोई बात नहीं हुई, कोई सिनेरियो ऐसा नहीं था जो बंटवारे का था। जेएनजी प्रोटेस्ट जो था वो पूरी तरह से एकता को प्रदर्शित कर रहा था। एक्चुअली बच्चे करते भी हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं पता है, लेकिन आप में से भी कुछ बच्चे रहे होंगे। हम भी अपनी कहानी सुना देते हैं कभी कभार। हम जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो हम कुछ खाते थे, जैसे हमने कोई सेब खाया या कोई केला खाया या हमने कोई खीरा खाया या कोई ककड़ी खा ली, मतलब कुछ भी हम खाते थे तो हम लोग उसको ऐसे ही आपस में तोड़ के खा लेते थे, एक दूसरे का झूठा भी खा लेते थे। तो जैसे ही हम झूठा खाते थे तो वैसे ही हमें जात पात ऊंच नीच तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती थी, अमीरी गरीबी। तो ये जेएनजी प्रोटेस्ट में भी हो रहा था, वहाँ खान पीन में भी ये चीज़ दिख रही थी।
वहाँ बातचीत में भी ये चीज़ दिख रही थी और पूरी तरह से एकता दिखती थी, पूरी तरह से एकता। तो ये उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, हम ही आप देखते हैं, हम लोग मानते हैं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हैं जाति के आधार पर, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति करती हैं धर्म के आधार पर, उनकी जाति के आधार की राजनीति और उनके धर्म के आधार की राजनीति को तभी सबसे ज़्यादा खतरा होता है जब वो जो नई सोच के साथ आते हैं वो धर्म जाति की राजनीति को नकार देते हैं, बराबर में बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ खा लेते हैं, एक साथ खेल लेते हैं। वो स्थिति जैन जी की है। जैन जी का जो मेंटल लेवल है वो सिंपली जाति और धर्म में बंधने वाला है नहीं। तो जैसे ही जाति और धर्म में बंधने वाला मेंटल लेवल आता है, वैसे ही धर्म की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति, अमीर गरीब की राजनीति समाप्त हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। नौजवानों में ये बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। जब एक चौपालों पर या कहीं गलियारों में या किसी घर के अंदर जब कोई जाति के भेदभाव की या धर्म के भेदभाव की बात करता है तो हर घर में ऐसा बच्चा है जो उसको काउंटर कर रहा है। और वे राजनीतिक पार्टियां जो जाति के आधार पर या जो धर्म के बंटवारे के आधार पर सत्ता में आती हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। सवाल पूछने की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। सवाल पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए कि अगर 1000 बच्चे किसी एक स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चों को नौकरी मिलती है। सवाल पूछा जा रहा है कि उनके लिए कैरियर के लिए क्या संभावनाएं हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार ने उनके लिए कितना अवसर रोजगार के छोड़े हैं। वो सवाल पूछते हैं कि सरकार का क्या क्या काम है। वो सवाल पूछते हैं कि ये सिर्फ राजनीति तौर पर इन्होंने कितनी प्रगतिशीलता दिखाई है, कितनी विकास की बातचीत की है। ये सवाल हम घर घर में पूछे जा रहे हैं। हर जैन जी पूछता है और कारण के साथ बताता है, डेटा के साथ बताता है, मोबाइल हाथ में लेके बात करता है, दादा से करता है, चाचा से करता है, ताऊ से करता है और फिर फिगर दिखाता है। और जब वो उसको ये कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानते, ये सरकार आ जाएगी तो ये कर देगी, वो सरकार आ जाएगी तो वो कर देगी, और ये चली जाएगी तो ये कर देगी, और ये कर देगी तो वो कर देगी, उस मजहब के लोग जो हैं वो आकर के हम पे ये जुल्म ज़्यादती करेंगे। तो इस तरह के जब सवाल उठते हैं तो उसका हर बात पर एक दलील होता है, एक तर्क होता है। तो वो पूछते हैं कि आप बताइए कि एक पार्टी का नेता यहाँ पर एक मजहब के लोगों से विशेष तौर पर नफरत का मुजाहिरा करता है, लेकिन जब वो भारत से बाहर जाता है तो वो अरबों को, शेखों को और दूसरे मुसलमानों को गले से क्यों लगाता है। इसका मतलब तो ये है कि नफरत तो मुसलमानों से है नहीं, लेकिन राजनीति जो है वो अपनी जगह ले रही है, अपनी करवट ले रही है। सिर्फ वोट की सियासत है। हर बिंदु पे बात हो रही है, हर बिंदु पर बात हो रही है। राजनीतिक पार्टी के पास में मान लीजिए समाजवादी पार्टी मुख्य पोजीशन पार्टी है, कांग्रेस जो है मुख्य पोजीशन पार्टी है। इनके कार्यकर्ता जो काम नहीं कर रहे थे वो जैन जी कर रहा है। जैन जी हर परिवार में अपने पिता से, अपनी माता से, अपने परिवार के लोगों से वो काउंटर करते हुए प्रश्न कर रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बिल्कुल नई बात है, बिल्कुल नई बात, बिल्कुल नई बात। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आप नोटिस कीजिए, इससे पहले कभी ये बातचीत नहीं हुई कि कांवड़िया आते हैं तो फिर वो कहीं कहीं उत्पात क्यों हो जाता है, कहीं कहीं मारपीट क्यों हो जाती है। अभी ये बातचीत क्यों हो रही है, खासकर नौजवान इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। अभी ये बातचीत क्यों हो रही है कि सरकारें जो हैं वो एक ही खास वर्ग विशेष के लोगों के विरुद्ध इतनी आक्रामक क्यों रहती हैं। अभी ये सवाल क्यों हो रहा है, इस एक सवाल ने बूस्ट किया है। फिर जैन जी जो है वो कितना वोट उत्तर प्रदेश में उसका है, वो कितना वोट वो प्रभावित कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग जो है वो 16 करोड़ के आसपास वोटर हैं, जिसका अगर हम 30% से अधिक की आबादी को मान ले कि वो नौजवानों की हो सकती है तो हम उसको मान सकते हैं कि 3 से 4 करोड़ वो हो सकता है। और इसके साथ साथ जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा भी फिगर है जो 30 साल को पार कर चुका है मगर वो बेरोजगार है। वो पहले से सवाल पूछ रहा है, यानी जो 30 से कम का है, 25 साल की उम्र तक आता है वो जैन जी है, और 25 से 35 के बीच के आता है तो रोजगार है। तो सारा नौजवान अगर हम इसमें ऐड कर दें, एक बेरोजगार भी, युवा भी और जैन जी भी, तो 5 करोड़ चला जाता है। इतनी बड़ी आबादी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को, क्या किसी भी चुनाव को प्रभावित कर देगी, किसी भी चुनाव को प्रभावित कर देगी। उनके पास एक ही फॉर्मूला है, बंटवारे का फॉर्मूला, वो लग नहीं रहा। और इसके अलावा आपने एक नई नोटिफिकेशन, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे मैं आपको एक गेम प्लान बताता हूँ, राजनीति का एक प्लान बताता हूँ। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्य अपोजिशन पार्टी अखिलेश यादव ने, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कुछ दिन से, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि वो पीडीए पर बातचीत करते हैं, जिसमें अक्सर उनकी बातचीत के केंद्र में होता है पिछड़े, पीडीए उनको कहते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि पीड़ित, दुखी, शोषित। अब वो कह रहे हैं कि पीडीए में पी पंडित है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने जो पहला विधानसभा टिकट किया है वो पवन पांडे को कह रहे हैं कि पवन पांडे अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पवन पांडे, और पवन पांडे कौन है? ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के पास कितने ब्राह्मण विधायक है? 5,
भारतीय जनता पार्टी के पास कितने ब्राह्मण विधायक है? 40 से भी ज़्यादा। और समाजवादी पार्टी के 2 ब्राह्मण विधायक छोड़कर चले गए, तो उनके पास तो ब्राह्मण विधायक भी नहीं है। फिर भी उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किया और ब्राह्मण सम्मेलन करके ये मैसेज देने की कोशिश की उन्होंने, और बड़े एग्रेसिव थे उसमें, ब्राह्मण बोल रहे थे, बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे। पवन पांडे ने तो अपने भाषण में ये तक कहा कि एक डिप्टी सीएम है ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सरकार में, और उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एक होमगार्ड का ट्रांसफर करा सके, एक होमगार्ड का कहीं नियुक्ति करा सके, एक होमगार्ड को प्रभावित कर सके, ये उन्होंने मन से कहा। तो समाजवादी पार्टी, जिनके एक नेता ने ब्राह्मणों को लेकर के काफी आपत्तिजनक बातचीत कही थी, वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है, और ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों की भीड़ आ रही है। ये रेयर पॉलिटिकल सिनेरियो, उत्तर प्रदेश का बदलता हुआ पॉलिटिकल सिनेरियो है, जहां ऐसा माहौल बन रहा है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एंटी गवर्नमेंट माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी जेन जी मूवमेंट के बाद ये आया है, क्योंकि सवाल हो रहे हैं, और एक नई परिस्थिति और आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाले, सरकार के पक्ष में बोलने वाले लोग कम है। अब अगर आपने नोटिफाई किया होगा कि पिछले विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश में चल रहा था और चला नहीं, अब अगर सरकार का कोई नेता, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, सरकार का कोई नेता कुछ कहता है, कुछ ऐसी बात कहता है जो उनकी राजनीतिक तौर पर उनको फायदा पहुंचा सकती है, बंटवारे की बात हो सकती है, तो नीचे बहुत सारे नौजवान ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि आप ये बताइए नौकरियां कितने लोगों को मिली, आप ये बताइए महंगाई कितनी हुई, आप ये बताइए डकैतियां क्यों नहीं रुकी, आप ये बताइए कि क्राइम का रेशो क्यों नहीं गिर रहा, आप ये बताइए एनसीआरबी के डाटा क्या है। सवाल पूछता है तमाम चीज़ों पर। ये एक नया चेंज आया है, तो निश्चित तौर पर ये अब स्पष्ट दिखता। अब ये भी देखने वाली बात होगी, जो कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन की पार्टी मुख्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, तो ये देखने वाली बात होगी कि उनके पास में 25 से 30 साल की उम्र वाले कितने नेता हैं, और उनमें से वो कितने नेताओं को चुनाव लड़ाते हैं। क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हैं, या उनके लिए कोई विशेष कोई नए कोई घोषणा पत्र में कोई नई चीज़ें शामिल की जाती हैं, उनके लिए नया प्लान किया जाता है, या फिर जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं क्या वो जाति पर ही पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन ये तो निश्चित है कि सीजेपी मूवमेंट के बाद में जो दिल्ली की गलियारों में हुआ, वो लखनऊ की गलियों में जो होने जा रहा है, वो सीधे तौर पर उसे प्रभावित करना जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जाति की इक्वेशन चलेगी या जेएनजी का सवाल पूछने का एजेंडा चलेगा। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में जेएनजी मूवमेंट का असर होगा। नमस्कार।